अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, मंत्री खान एवं भूतत्व सह कला एवं संस्कृति विभाग को। सर से मैं गुजारिश करूंगी कि सर कृपया करके आप मंच पर आए, और इसी के साथ मैं अपने संपादक अनुराग सर से गुजारिश करूंगी कि सर को आप अपने हाथों से सम्मानित करें। अनुराग सर से मैं गुजारिश करूंगी कि सर को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर आप अपने हाथों से सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। इस सार्थक बातचीत का जो कारवा है ये बढ़ता रहेगा, हम सभी इसके साक्षी बनते रहेंगे। कई सारे बातें निकल के आएंगी, भविष्य की रणनीतियां बनती रहेंगी। और इसी कड़ी में मैं फिर से एक बार आमंत्रित करना चाहूंगी अपने सहयोगी सुष्मिता को कि आप प्लीज सर के साथ ये जो बातचीत है उसका कारवा को कंटिन्यू करें। जी। तो चलिए दो विभाग और सवालों की बौछार के साथ शुरुआत करते हैं। प्रमोद चंद्रवंशी माननीय मंत्री जी से सवालों की शुरुआत हो, लेकिन जिस तरह से शीर्षक पर खूब बात हो रही है, समाधान की खूब बात हो रही है, संकल्प की खूब बात हो रही है, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगी, सीमांचल के लिए क्या है आपका संकल्प और किस समाधान के साथ आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, सीमांचल में मैं कई बार इसके पहले भी आते रहा हूं। सबसे पहले तो कशिश न्यूज परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के आयोजन करने के लिए। तो मैं सीमांचल में जब छात्र राजनीति जब मैं करता था उस समय से मैं इधर आते रहा हूँ। किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, ये सब मैं आते रहा हूँ बराबर। तो एक तो इधर हमारा जो विभाग है खनन विभाग, इधर उसका कोई स्कोप तो है नहीं, कहीं कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं है। और खास करके हमारे जो कला संस्कृति का जो क्षेत्र है वो तो है, सब जगह उसमें काम चल रहा है। तो सीमांचल में मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं, ये बार बार समस्याएं उठती है कि इधर जो जनसंख्या जो असंतुलित हो रहा है, इसको कैसे हम ठीक करें। तो एक राष्ट्रीय समस्या है, तो इसके लिए सब लोग लगे हैं। एक दूसरी बात कि उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है ये बाढ़ प्रभावित ज़्यादा रहता है, बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। और दक्षिण बिहार का जो क्षेत्र है वो सुखाड़ से प्रभावित रहते हैं। तो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनका एक लक्ष्य था कि नदी को नदी से जोड़ दिया जाए, ताकि जहाँ सुखाड़ है वहाँ पानी रहे और जहाँ बाढ़ के कारण लोग प्रभावित हो रहे हैं वहाँ सामान्य स्थिति रहे। तो इसके लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी भी पूरा करेंगे। और जहाँ तक उद्योग, जब तक कोई उद्योग नहीं लगेगा तो हम उसका समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। लेकिन रोजगार बहुत बिहार में इसको बढ़ा है। जब मैं 4 लेन से गुजरता हूँ देखता हूँ तो काफ़ी जहाँ कभी कुछ नहीं था वहाँ बड़े बड़े बाजार आज सज रहे हैं और अच्छी अच्छी दुकानें हैं। तो उसमें आप समझ रहे हैं, यदि एक मिठाई की दुकान खुलती है तो उससे कितने लोगों को रोजगार मिलता है। दूध विक्रेता को रोजगार मिला, मिठाई बनाने वालों को रोजगार मिला, उसमें जो कारीगर को रोजगार मिला, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको रोजगार मिला। तो एक छोटे से दुकान से कई लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये जो 4 लेन सड़कें जो बनी हैं उसके कारण काफ़ी रोजगार क्रिएट हुआ है। और कई ऐसे स्कीम भी हैं बिहार सरकार के जिससे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो इस जो क्षेत्र है, सीमांचल का जो क्षेत्र है, ये जो पहला की जनसंख्या जो असंतुलित है इसको हम ठीक करें। दूसरा कि जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है इसको हमको ठीक करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी, सरकार की भी प्राथमिकता होगी। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी भी इस पर काफी चिंतित है कि इसको हम कैसे ठीक करें। और ये जो सरकार का जो नीतीश जी ने जो लाइन खड़ी की है, जो खींचा है, और जो उन्होंने विकास का एक जो मॉडल तैयार किया उसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा। और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी उसको मेंटेन भी कर रहे हैं।
और जो उन्होंने लाइन खींचे उसी लाइन पे मुझे आगे बढ़ना है। तो ये 5 साल का जो समय होगा सरकार के लिए, ये उद्योग के लिए होगा, रोजगार के लिए होगा, और पूरे 5 साल सरकार जो है उद्योग के क्षेत्र में काम करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। बिल्कुल, चलिए, आपने मुझे लगता है पहले ही प्रश्न के उत्तर में कुछ मेरे लिए सवाल दिए हैं। उन सवालों का मैं एक बार आपसे जवाब लेना चाहूंगी। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सीमांचल में जो जनसंख्या है वो समानांतर नहीं हो पा रही है, विषय क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है? कई बार दबी जुबान में ये कहा जाता है घुसपैठ। घुसपैठ बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा, बिहार के लिए सबसे बड़ी बात रहती है, और जिक्र होता है तो सीमांचल का जिक्र जरूर होता है। और इसके साथ आपने रोजगार का भी जिक्र किया। तो क्या ये नहीं लगता कि सीमांचल की जो जनता है, असल जनता है, और जो घुसपैठ है जिसका कहीं ना कहीं ज़बे-जुबान में सभी स्वीकार कर रहे हैं, उसकी हकमारी हो रही है, असल व्यक्ति तक उसका हक नहीं पहुंच रहा? यहाँ के जो लोकल लोग हैं, आप उनसे, मैं आज से 30 साल पहले यहाँ एक रानी पत्रा एक जगह है जी, गुलाब चंद इंटर कॉलेज है, उसमें मैं 2 रात्रि विश्राम किया था, और इस घुसपैठ के खिलाफ ही हम आंदोलन में आए थे उस समय। तो उस समय मैं शुरुआत हुई, स्टूडेंट थे उस समय। तो उस समय की जो भयावह स्थिति थी वो आज ज्यादा हो चुकी है। अब आम पब्लिक, गांव के लोग इस चीज को स्वीकार करने लगे हैं। आज आप देखिए बंगाल में जो हालात थी, असम में जो हालात थी, देखिए जब सच्चाई से आप मुंह मोड़िएगा तो समस्या और विकराल होती है। बिल्कुल, ठीक है। तो सच्चाई से मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं है, ये वास्तविक में है, सब लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। और यह घुसपैठ जी, ये घुसपैठ है। आज आप देखिए पाकिस्तान का या बांग्लादेश की हालात, वहां लोग एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। मैं तो अभी कुछ दिन पहले देखा था कि पाकिस्तान में आटा लेने के लिए मारामारी हो रही थी, पानी पीने के लिए। तो वहां की गवर्नमेंट जो है आतंकवाद को प्रश्रय दे करके अपने बजट को सारा पैसा उसमें खर्च कर रही है। उस देश की जनता के लिए हित में पैसा कोई खर्च नहीं कर रही है। वो वहां से विस्थापित होकर के इधर भाग रहे हैं, यहां आ रहे हैं। उनको यहां अब जो पहले की जो सरकार थी 2005 के पहले की जो सरकार थी जी, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, जिन्होंने उसको प्रश्रय दिया, और उस प्रश्रय देने के कारण वो सब लोग इधर आने लगे। तो आज की जो सरकार है, अब आप मैं कहता हूं किसी एक गांव के लोग से पूछिए कि यदि उस गांव में कोई अनजान व्यक्ति कोई घर बनाए जी, तो गांव के लोग बनाने देंगे? तुम कहां से आए हो, क्यों हो, काहे आए हो? मैं एक समान बात में कर रहा हूं कि एक किसी भी गांव में कोई अनजान व्यक्ति आकर के घर बनाने लगे और वो बसने लगे, तो गांव के लोग उसको बसने देंगे? कोई किसी से आप सवाल कर लीजिए कि नहीं बसने देंगे। तो ये देश है, हमारा देश की सुरक्षा है, हमारे देश की संप्रभुता है, हमारे देश के लोगों का अधिकार है। तो बाहर से लोग कैसे आकर के यहाँ कोई गुजर बसर करेंगे? तो एक ज्वलंत मुद्दा है, यह राष्ट्रीय समस्या है, और हम लोग बिहार में हैं, सीमांचल में हैं, यहाँ और ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है। तो हम इसको जो राष्ट्रीय रजिस्टर जो हुआ है वो उसके आधार पर हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं सब घुसपैठ हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ के भी लोग हैं, उनको जीने का अधिकार है, उनको रहने का अधिकार है, उनको रोजगार पाने का अधिकार है, उनको वोट देने का अधिकार है, सब है। लेकिन जो घुसपैठ है उनको ये अधिकार नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है। जो असल हकदार है वो इस चीज का लाभ जरूर लेंगे, लेकिन खान एवं भूतत्व विभाग है आपके पास, एक बार उसका भी जिक्र करते हैं। और सीमांचल की बात हो रही है, लेकिन अगर खनन की बात हो, और जब अवैध खनन की बात हो, तो बिहार में खूब चर्चा हो रही है इसकी। बतौर मंत्री आपकी जिम्मेदारी है कि अवैध खनन को किस तरह से रोका जा सके, क्या व्यवस्था बनाने की कोशिश और रणनीति है आपकी तरफ से? जो सवाल अब तक पूछे जा रहे हैं उन सवालों पर विराम लगाने के लिए। देखिए, एक तो आप जो कह रहे हैं कि अवैध खनन, तो एक तो आप जान लीजिए कि जितने हमारे बालू घाट हैं, खास करके बालू हमारे 5-6 जिला, भोजपुर हो गया, पटना हो गया, अरवल हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद, जहां से सोन बालू निकलता है, उस बालू की मांग ज्यादा है। तो हम लोगों ने कहा है कि पहले ओवरलोड होता था, तो ओवरलोड पर हम लोगों ने इतना फाइन कर दिया है
कि यदि आप 5% से ज्यादा बालू है, ओवरलोड पकड़ा गए, तो आपको पूरे बालू का उसका 1 लाख रुपया एक टेलर पर उसका ये है। और जो घाट चल रहा है, उस घाट के जैसे आप घाट से बालू लेके निकलते हैं तो आपको जो धर्म काटा होता है उससे आप बिना बाहर निकल ही नहीं सकते। तो वहीं पर आपका वेट हो गया कि आप कितना लेके जा रहे हैं। एक तो एक फाइन इतना जबरदस्त है कि माने 5 लाख 7 लाख 10 लाख, तो ये फाइन के कारण अब अवैध माने ओवरलोड का जो समस्या था वो अब कम हो रहा है, कम हुआ है। हमें नहीं कहते हैं कि 100%, बहुत लोग हैं ऐसे बिचौलिए हैं जो करते हैं, लेकिन वो कम हुआ है। दूसरी बात कि हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि ड्रोन के माध्यम से हम इसको कंट्रोल करेंगे कि कहां से कितना बालू का खनन हो रहा है। दूसरा कि हम लोग एक कॉलर उसको क्या कहते हैं कॉलर जो होता है कैमरा, कॉलर कैमरा, ताकि जो माइनिंग हमारे ऑफिसर हैं उनके कॉलर में ही कैमरा रहे, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, निगरानी, वो सचिवालय से हम उसको कंट्रोल करेंगे। कभी कभी शिकायत आती है ना कि आपके अफसर एक गड़बड़ कर दिए, वो कर दिए, तो ऐसे में बिचौलियों को कड़ी संदेश देने रहे आप इस हाँ एकदम। एक तो ये है। दूसरी बात कि एक हम लोग और अपना प्लान बनाए कि जैसे मद्य निषेध में उनका अपना एक पुलिस होते हैं, सारे होते हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट भी इस पर प्लान बना रही है कि हम भी अपना माइनिंग के जो हमारे पुलिस हों, जो खुद जा करके वो किसी घाट पे या कहीं भी जहाँ खनन हो रहा है उसको देखें। तो इस तरह से हम लोग अवैध खनन पर प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रोक लगाएं और अवैध खनन कम हो। बिल्कुल, चलिए अवैध खनन कम हो, इनके लिए क्या इनके पास विकल्प है, ये बात इन्होंने बताई है। राजस्व प्राप्ति की जिस तरह से आपके विभाग से अगर हो रही है, क्या कोई ऐसी योजना है कि इसे स्थानीय विकास के लिए आप इस्तेमाल करें? ऐसी कोई योजना? हाँ है। एक तो आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे बिहार में 2 ही 3 विभाग जो है राजस्व देता है। एक तो हमारा विभाग है जिसमें हमारा 4,000 वैसे 42,000 करोड़ का मतलब ये है। इस बार हम 5,000 करोड़ जो है ना राजस्व देने वाले हैं। हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 5,000 करोड़ हम राजस्व अपने सरकार में देंगे। और उसमें से जहाँ जहाँ खनन हो रहा है या जहाँ हमारे हैं, अभी हमारे यहाँ पत्थर का भी खनन शुरू होने वाला है जो बंद था पहले, तो करीब 44 ऐसे भूखंड हैं जहाँ हम लोग पत्थर की खनन करेंगे। उसमें से 2% जो हमारे जिलाधिकारी हैं उनके खाते में वो राजस्व का 2% उनके खाते में जाता है, ताकि खनन के कारण जो वहाँ परेशानी हो रही है, सड़कें टूट रही है, पानी की दिक्कतें हो रही है, पर्यावरण सी समस्या है, कुछ भी है, तो उसका 2% हम जिलाधिकारी के पास वो पैसा रहता है, जिससे वो उस काम में विकास के काम में वो लगा सकते हैं। और फिर सरकार के खजाने में जाएगा तो पैसा तो विकास में ही जाएगा। सरकार के खजाने में जाएगा तो विकास की इसकी इस्तेमाल जरूर होगी। और एक बार मैं युवाओं के लिए आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम सीमांचल की धरती पर है और पलायन का इससे पहले हमारी बातचीत हो रही थी माननीय मंत्री लेशी सिंह जी से। पलायन आपके विचार से किस तरह से आप अपने विभाग से रोक पाएंगे, और क्या युवाओं को आपके विभाग के भीतर एक नई जिम्मेदारी देने की कोई योजना? सीमांचल के लिए आप क्या विश्वास और क्या वादा यहां से कर जाना चाहेंगे? देखिए, एक तो पलायन अभी बहुत कुछ रुका भी है। वैसे कई ऐसे रोजगार के साधन हुए हैं जिसके कारण रुका भी है। और मैंने आपको कहा कि 5 साल का जो समय है ये उद्योग के लिए है। बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, इससे पलायन रुकेगा। और मैंने यहाँ भी अभी हम आए थे अपने विभाग का, हमने ये कहा तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले साल हम लोग का राजस्व 32 करोड़ था, लेकिन हम लोगों ने 35 करोड़ दिया यहाँ, जबकि बहुत कुछ नहीं है। तो मैंने कैसे दिया, तो यहाँ हमारा करीब 17 घाट है जो उजला बालू पूरी तरह से नहीं है, लेकिन उसमें मिट्टी मिक्स उजला बालू है।
तो उसके कारण जो सरकार के काम होते हैं, जैसे बड़े बड़े एनएच बन रहे हैं और सरकारी काम जो होते हैं, उसमें जो उसकी वो कहते हैं महानंदा और खैरा करके एक नदी यहाँ है, वो दोनों नदी से, तो इस बार भी हम लोग करीब 40 करोड़ का लक्ष्य हम रखे हैं। और दूसरी बात की हमारे यहाँ के लाइसेंस मिलता है, जैसे अभी हमारे यहाँ बालू का खनन बंद है, 15 अक्टूबर तक बंद रहेगा। तो के लाइसेंस के माध्यम से जो कहीं से हम बालू निकाले तो उनको छोटे छोटे लोग कहीं डंप कर लिए बालू को और फिर वो वहां से बेचे, तो ये हमारे यहाँ रोजगार का साधन है। दूसरी बात की अभी पत्थर का खनन होने वाला है, उसमें भी कई लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें भी हम के लाइसेंस देंगे। तो आज आप देखते होंगे कि सड़क जो चलते होंगे खास करके मध्य बिहार में, तो सड़क के किनारे बहुत बड़े बड़े बालू का डैम रहता है, तो के लाइसेंस के माध्यम से हम बालू को देते हैं, ताकि जब खनन बंद हो जाए या ऐसे भी बंद ना भी हो तो लोग चाहें तो अपने निकट स्थान से बालू वो खरीद सकते हैं, तो इससे भी बड़ा रोजगार मिलता है। एक के लाइसेंस से एक व्यक्ति को मिला, उसमें कई मजदूर काम करते हैं, कई टेलर काम करता है, तो उसके कारण कई लोगों को रोजगार मिलता है। तो इसलिए हमारे विभाग से आने वाला समय में और काफी रोजगार का संभावनाएं हैं। बिल्कुल, और युवाओं को भी वो अलग पहचान और जगह देने की कोशिश इनकी तरफ से जरूर होगी। लेकिन दो महत्वपूर्ण विभाग हैं, दो मैं महत्वपूर्ण इसलिए कह रही हूं कि दूसरा जो विभाग है आपका कला एवं संस्कृति विभाग, इससे कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो अलग हटकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, कला अपनी संस्कृति को अपनी पहचान को अलग पटल पर रखने की कोशिश करते हैं। आपको ये विभाग मिला, सीमांचल की भी एक अलग पहचान है, अपनी कला है, अपनी संस्कृति है, और बिहार की हम सभी जानते हैं जिस तरह से इसकी पहचान ही यहाँ की संस्कृति और यहाँ की कला के कारण है। विश्व स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अलग विख्यात प्राप्त करने के लिए आपकी क्या कोशिश रहेगी उन कलाकारों के लिए जो आपसे कई उम्मीदें लगाकर बैठे हैं? एक तो देखिए, जब मैं जिस दिन मैं बना था कला संस्कृति मंत्री और जिस दिन मैं विभाग में गया था जी, एक तो जो जब हम स्टूडेंट थे तो उसका हम विरोध करते थे, अश्लील गाने का विरोध करते थे, द्विभाषीय जो अश्लील गाने, उसको मैंने कहा कि इसको जो सार्वजनिक जगह पर बजते हैं, कोई पूजा पंडाल में बजता है, कहीं चाय की दुकान पर बज रहा है, कहीं रेलवे स्टेशन के पास बज रहा है, बस स्टैंड में बज रहा है, तो मैंने इसको कड़ाई के साथ अपने विभाग के अधिकारियों को कहा कि आप तुरंत पत्र लिखिए। और आपकी जानकारी के लिए कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने पूरे बिहार के सभी जिलाधिकारी और एसपी को पत्र लिख करके उन्होंने कहा कि कहीं भी अब अश्लील गाने जो बजाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे लगता है जिसकी कोशिश और मांग लंबे समय से रही थी वो आपने पूरा किया वो है। मैंने किया। दूसरा बात कि आपने कहा कि कला संस्कृति तो मैंने देखा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ने यहाँ खेल विश्वविद्यालय का उन्होंने बनवाया, तो मेरे मन में था कि एक संगीत विश्वविद्यालय भी बिहार में बनना चाहिए, जहाँ सभी वाद्य यंत्रों की पढ़ाई हो, संगीत के सभी जितने विधा हैं उनकी पढ़ाई हो, मेकअप की पढ़ाई हो, नाटक जो हमारे बच्चे जाते हैं प्रयागराज एनएसडी में, और संगीत से यदि उनको एमए करना हो तो जाते हैं मध्य प्रदेश। तो एक संगीत विश्वविद्यालय भी बिहार में बने ताकि हमारे बच्चे जो इस विधा में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। तो एक मेरा ये है। दूसरी बात कि इधर हमारे कई ऐसे फणीश्वरनाथ रेणु यहीं अररिया के, मैं उनके गांव में भी गया था, उनके जब पुत्र थे हमारे पार्टी के एमएलए थे तो उनके घर भी गए थे। कई ऐसे यहाँ हुए। सीमांचल में विद्यापति जी भी मिथिला में हुए, मिथिला का ही एक पार्ट है। तो विद्यापति जी पर तो फिल्म भी बना है, उसके जो फिल्म बनाने वाले आए थे हमसे मिलने के लिए, फणीश्वरनाथ रेणु पर भी वो फिल्म बनाना चाहते, कई ऐसे है। तो यहाँ के जो भी अभी हमारा वो चल रहा है संगीत प्रशिक्षण चल रहा है अभी हमारे यहाँ, करीब 1 साल के लिए चलेगा वो। तो अभी यहाँ भी मैंने आया, अभी पूछा तो बोला कि सर यहाँ भी शुरू हो गया, चल रहा है, करीब 150 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। तो हमारा गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ है कि जो हमारे कला जो विलुप्त हो रहे हैं, जो कभी हमारे पूर्वज उस वाद्य यंत्र को बजाते थे, उससे मनोरंजन करते थे,
तो वो आज हमारे विलुप्त की स्थिति में है। तो गुरु शिष्य परंपरा के तहत जो उस कला को जानते हैं तो उनको हम करीब 15,000 रुपये का राशि देते हैं उनको सिखाने के लिए, और उनको जो कोई उनके सहयोगी हैं उनको 7,500 रुपया, और जो बच्चे सीखते हैं उनको 3,000 रुपये का हम उनको पर मंथ, एक करीब 40 लोगों की एक टीम रहती है और करीब 2 साल तक हम उनको सिखाने का ये करते हैं, ताकि हमारा जो परंपरागत चीजें हैं वो विलुप्त नहीं हो जाए, उसको बचाने के लिए। फिर हमारे यहाँ कला कोष है, जो हमारे कोई कलाकार बीमार पड़ गए या फिर मान लीजिए एक हमारे जब मैं विभाग में था तो एक बच्चा मेरे पास आए, बोले कि हम हारमोनियम बजाना चाहते हैं लेकिन मैं खरीद नहीं सकता हूँ, इधर उधर से हम बताए। तो हमारे यहाँ उसके लिए कोर्स है कि आप हारमोनियम खरीद लीजिए और उसका बिल ला के दीजिए तो हम आपको पैसा विभाग से दिलवाएंगे। यदि कोई कलाकार का परफॉर्मेंस देने जाना है, मान लीजिए विदेश जाना है, अब उनके पास तो जाने का साधन पैसा नहीं है, तो हमारा विभाग उनको पूरा आने जाने का व्यवस्था करती है। तो इस तरह से कला संस्कृति विभाग आज पूरी तरह से है और आगे इसको हम लोग करने वाले हैं। और अभी कला संस्कृति विभाग से हम लोग सोमनाथ का दर्शन भी लोगों को कराने जा रहे हैं। ठीक है, सोमनाथ का जो 75 साल जो उनका जीर्णोद्धार का जो हुआ सरदार पटेल जी किए थे, तो हमारे विभाग से कई ऐसे रचनात्मक काम अभी हो रहे हैं। मैंने कहा ना, आम्रपाली के तहत अभी पूरे बिहार में सब जगह ये प्रशिक्षण का काम हो रहा है। और अभी कई ऐसे नाटक, मैंने भिखारी ठाकुर जो बिहार के भोजपुरी के शेक्सपियर कहे गए, तो मैं उनके लिए अलग से एक संग्रहालय बनवा रहा हूँ। अभी तक उनका कोई अलग से संग्रहालय नहीं था। मैंने कहा कि उनके जीवन से किस तरह से उनका एक प्रारंभिक जीवन उनका रहा और फिर कला के क्षेत्र में वो किस तरह से गए, आगे बढ़े, तो उनके लिए मैं छपरा में एक अलग से भिखारी ठाकुर जी का एक अलग से संग्रहालय बनाने का काम कर रहा हूं, ताकि आने वाली पीढ़ी और हमारे कलाकार वहां जाकर के देख इस पर एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कला के सर्वोच्च सम्मान के लिए आपने उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी है कि किस तरह से इसे विकसित किया जा सके। मेरा अगला सवाल भी आपसे इसी से जुड़ा हुआ था, आप अपनी बातों को जरूर पूरा कीजिएगा कि एक कलाकार जिंदा रहे, एक कला जिंदा रहे, इसके लिए जो आपने रणनीतियां बनाई है वो हम कितनी इंतजार या कितनी अपेक्षा करें कि इतने समय में ये हमें मिल पाएगा? क्योंकि अभी कई ऐसे कलाकार हैं जो मुझे लगता है कि अपने उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जो शायद अपने कला को प्रस्तुत ना कर सके, लेकिन उन्हें एक उम्मीद है अपने विभाग से, अपनी सरकार से कि वहां उन्हें कुछ सहयोग मिलेगा। देखिए, एक और मैंने कहा कि जो भी हमारे कलाकार पेंशन भी है हमारे यहाँ, जो कलाकार जिनका 10 साल उन्होंने कला के क्षेत्र में परफॉर्मेंस दिया है और कुछ नहीं, कहीं वो दिए होंगे, अखबार में कोई कटिंग होगा, कुछ होगा, वो ला करके जमा करें, उनको पर महीना हम लोग 3,000 रुपये के अनुदान राशि देते हैं, कलाकार पेंशन। और यदि कोई कलाकार बीमार पड़ गए कि हालत स्थिति ठीक नहीं है, तो उनके लिए हम लोग मैक्सिमम 2 लाख रुपए की सहायता राशि देते हैं। और हमारे यहाँ पोर्टल है, उस पोर्टल पर जो भी कलाकार हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जहाँ भी कोई ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है तो वहाँ के जिला अधिकारी कलाकार को चयन करते हैं और उनके माध्यम से फिर उनको स्टेज दिया जाता है, मंच दिया जाता है, ताकि आप अपने कला का, तो ऐसे बड़े बहुत बिहार में तो कहिए कि अब बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। यह मैं कहूँगा कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि जिस तरह से बिहार में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, बिहार में कानून व्यवस्था, बिहार में रोड का काम, सड़कें, ये सब जो उन्होंने एक लोगों को विश्वास जीतने का काम किया, जिसके कारण अब मैं तो अभी कुछ ही दिन से कला मंत्री हूँ, लेकिन बहुत लोग मेरे पास आ रहे हैं कि हम भी बिहार में कुछ परफॉर्मेंस देंगे। हमारे यहाँ फिल्म नीति है जो हम 4 करोड़ रुपए के अनुदान राशि देते हैं, जो हमारे बिहार में 5 भाषाएं, अंगिका, बजिका, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, मगही, तो यदि इन 5 भाषाओं में यदि आप फिल्म बनाते हैं तो आपको 50% हम अनुदान राशि देंगे, और यदि हिंदी में बनाते हैं तो हम 25% देंगे, और उसमें 75% शूटिंग बिहार में हो। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। और बिहार में शूटिंग का मैंने अभी
हम अपने विभाग को बुलाए थे कि कहाँ कहाँ शूटिंग का जो क्षेत्र है उन्होंने बताया, उसमें मैंने कुछ सुझाव भी दिया कि इसको आप और कीजिए। आप बिहार में अपार संभावनाएं हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी ने कहा ना कि पहले आप बिहार घूमिए, बिहार घूमिए। बिहार ही नहीं घूमे हैं और विदेश जाके घूम रहे हैं। आइए ना हमरा बिहार में। तो आप बिहार में घूमिए। मैं तो हमेशा घूमते रहता हूँ सब जगह। बिहार में एक से एक चीज है घूमने का, और एक से एक शूटिंग का रेंज है, बहुत बढ़िया है। एक व्यक्तिगत प्रश्न है, क्या प्रमोद चंद्रवंशी जो आज माननीय मंत्री जी के तौर पर हमारे साथ मंच पर है, क्या इनका भी कोई ऐसा कला जो अभी तक छिपा हो हमारे दर्शकों के बीच? नहीं, मेरा कला यही है कि लोगों से मिलने की हमको बहुत इच्छा होती है। गांव में, देहात में, खेत में, खलिहान में, यही मेरा कला है कि उनसे मिले और उनकी बात को हम सुने और उस समस्या का समाधान करें। और उम्मीद करें हम आगे आने वाले समय कि आप जिस तरह से विभाग को संभाल रहे हैं, एक मंच आप आगे आने वाले समय में उन तमाम कलाकारों को देंगे, एक मंच पर वो तमाम बड़े कलाकार बिहार के हमें नजर आएंगे आने वाले समय में। एकदम आएंगे। आज ही मैंने कहा है कि जब भी हम किसी जिला में जाएं तो उस जिले के जितने कलाकार हैं, जितने हमारे पेंशनधारी हमारे विभाग से ले रहे हैं, जितने हमारे विद्यार्थी सीख रहे हैं, सबके साथ हम एक मीटिंग करेंगे और उनको उत्साह बढ़ाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि और आगे बढ़िए। और हमारे विभाग माने बिहार के कई ऐसे कलाकार आज बंबई में जो है अच्छे अच्छे फिल्म में काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यह बिहार के लिए गौरव की बात है। चलिए, आमंत्रण है इन विभाग के मंत्री की तरफ से कि बिहार के कलाकार जो अब तक बिहार की धरती से बाहर जाकर नाम रोशन कर रहे थे बिहार का, अब मौका आपके लिए बिहार में अपने नाम को और अपनी पहचान को निखारने का है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियो सर, प्लीज 2 मिनट मैं आपका समय चाहूंगी, और इस बीच मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी इंजीनियर राजेश चंद्र मिश्रा जी को, चेयरमैन ए ग्रुप ऑफ विद्या विहार पूर्णिया। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी सर से अनुरोध करूंगी कि सर को अपने हाथों से सम्मानित करें। इंजीनियर राजेश चंद्र मिश्रा, चेयरमैन ए ग्रुप ऑफ विद्या विहार पूर्णिया। इनका सपना बहुत बड़ा है। इनके पढ़ाए हुए छात्र और छात्राएं अपने क्षेत्र में अलग अलग विषय में सिर्फ देश ही नहीं, अगर विदेशों की भी बात करें तो वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने विधा में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। एक कमर्शियल ब्रेक का मैं अनाउंसमेंट कर रही हूं जो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का होगा। इसी बीच कार्यक्रम की जो अगली कड़ी है उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर गौतम सिन्हा सर को, डायरेक्टर ब्राइट करियर स्कूल पूर्णिया। सर, आप प्लीज मंच पर आ जाए। और साथ ही साथ हमारी सहायक जो हैं रश्मि, उनको भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। आगे की जो बातचीत होगी इन्हीं दोनों लोगों के साथ होगी और ये जो प्रोडक्टिव बातचीत का दौर है वो लगातार चलता रहेगा।